Hey guys, Assalamu alaikum. This is Dr. Najam again with another very inspirational video. And today again we have a very special guest from Lahore, Faiz Arbab Saab. Uh, Faiz Arbab Saab is a founder of a company which specializes in delivering, manufacturing and delivering voice-controlled wheelchair. The one of the highlights of his achievement is that he has brought the price down to a very affordable level for these wheelchair, जो कि अब से पहले काफी महंगी थी, import होती थी और अभी पाकिस्तान में बनना शुरू हो गई हैं। तो इंडिजनाइजेशन का एक प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया है माशाल्लाह। तो आज हम इनसे इनकी स्टोरी सुनेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे इनको आइडिया कैसे आया, आइडिया से वो प्रोजेक्ट कैसे बना, प्रोजेक्ट से वो प्रोडक्ट कैसे बनी और प्रोडक्ट बनने के बाद किस तरह से उन्होंने कमर्शलाइज किया और इस दौरान इनको क्या दुश्वारियाँ, इन्होंने क्या सीखा, क्या फेलियर्स थे जिससे हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट्स हैं और जो दूसरे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया फायद साहब आपके वक्त निकालने का। थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। मैं ये चाहूँगा कि आप ना इंट्रोडक्शन, जो आपकी तालीमी काबिलियत है, जो उसका बैकग्राउंड है, वो खुद बताइए। एक चीज़ जो मैंने नोट की आपके दूसरे इंटरव्यू जो मैं देख रहा था कि माशाल्लाह आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, तो हम ये दोबारा आपकी जो उर्दू की काबिलियत है वो सुनना चाहेंगे और आई रियली एंजॉयड वाचिंग योर अदर इंटरव्यूज ऑन यूट्यूब। So without further ado, Faiz Saab, please tell us your journey and let us learn from whatever you have learned. Thank you. थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर हैविंग मी हियर। और मेरा नाम जैसे आप ऑलरेडी बता चुके हैं फाइज अरबाब है, और थोड़ा सा डिटेल में मैं जाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि मैं इस जर्नी पे कैसे आया। उससे पहले मैं ये बता दूं कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या थी और मैं किस फील्ड से इस फील्ड में आ गया। तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से। आई डिड माई बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम लाहौर से। So while I was doing my electrical engineering 2015 के अंदर, that was my fifth semester in 2015। तो उस वक्त ये चल रहा था कि मेरी ग्रैंड मदर जो कि मेरी नानी अम्मा थी वो उनको एक पेल्विक बोन इंजरी हो गई हुई थी वॉशरूम में स्लिप हो जाने की वजह से। 2012 की बात है ये। एंड शी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम दैट इंजरी। उनको मल्टीपल सर्जरीज से घुड़की में डिफरेंट, मतलब पाकिस्तान से बाहर भी सर्जरीज से गुजरना पड़ा। बट उन डॉक्टर्स ने यही सजेस्ट किया कि ये प्रॉपरली रिकवर नहीं हो सकती, इनको आपको रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा। द ओनली ऑप्शन वी वर लेफ्ट विद वाज कि हम उनको एक मोटराइज व्हील चेयर लें, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक इंडिपेंडेंट लिविंग के तौर पे गुजारी थी, एक खुद मुख्तार खातून के तौर पे, और वो दूसरों के काम करना खुशी से कर देती थी। शी वाज 72 एट दैट टाइम। तो उस वक्त जो था उनके लिए ट्रॉमा था जिसके अंदर वो व्हील चेयर पे डिपेंडेंट होती। तो हम लोगों ने सर्च किया मार्केट के अंदर कि उनके लिए इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर ला के दी जाए जिससे वो इंडिपेंडेंट हो। तो एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर परचेज की गई एक और उनको ला के दी गई। तो मसला वहीं का वहीं था कि इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर तो आ गई जिससे हमने सोचा कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, लेकिन इंडिपेंडेंट हुई नहीं अनफॉर्चुनेटली वो। इसकी वजह ये थी कि उनको किसी ना किसी को बुलाना पड़ता था। हर वक्त एक अटेंडेंट उनके पास होना चाहिए था जो कि व्हीलचेयर को चार्ज करे, व्हीलचेयर को एडजस्ट करे, व्हीलचेयर को उनके पास ला के दे, उनको उसके ऊपर बिठाए, उनको ट्रांसफर करे, और वो ये सारा कुछ। ठीक है। तो इस सारे सिचुएशन को देखते हुए फिर उसके बाद उनकी कुछ अर्से के बाद, यानी 1-1.5 महीने के बाद, वो व्हीलचेयर खराब हो जाती है। और इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर जो कि इंपोर्टेड व्हीलचेयर 2 लाख की खरीदी गई थी, वो खराब होने के बाद आप मार्केट में लेके जाते जहाँ से खरीदी थी, वो कहते हैं इसकी कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, उसके पार्ट्स मिलते नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस वक्त देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स को रिपेयर भी करती है या उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज देती है। So that was a very shocking thing for me. In 2015, I did this as a term project. मैंने अपने एडवाइजर को बोला अपने फ्रेंड्स के साथ कि मैं एक व्हीलचेयर बनाना चाहता हूँ तो मैं अपनी ग्रैंड मदर को गिफ्ट करूंगा। बट उसके अंदर खास बात ये होगी कि बजाय मेरी ग्रैंड मदर अपने किसी अटेंडेंट को बुलाए, वो अपनी व्हीलचेयर को बुलाए, जस्ट लाइक अ पर्सन, जैसे वो किसी पर्सन को बुलाती है। तो दैट कॉन्सेप्ट वाज कि एक वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर बनाई जाए जो जो मेरी ग्रैंड मदर को इंडिपेंडेंट बना दे, उनको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। ये कॉन्सेप्ट था जो 2015 में एज अ टर्म प्रोजेक्ट मैंने अपने एडवाइजर को पिच किया और ये सेट पे लेट्स डू। तो 2015 आपको पता है एक सेमेस्टर इंजीनियरिंग का 6 मंथ से ज़्यादा तो होता नहीं है, तो अराउंड 6 मंथ के अंदर हम लोगों ने एक प्रोटोटाइप बनाया, बट राइट बिफोर द एवेल्यूएशन वो प्रोटोटाइप नहीं चला। तो एक होता है कि ग्रेड्स लेने होते हैं, तो उस वक्त जो था कि ग्रेड्स की एक फाइट होती है, उसमें तो हम रह गए। लेकिन अगले सेमेस्टर में फिर वही प्रोजेक्ट हमने उठाया और 6 सेमेस्टर के अंदर इसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अगले 6 मंथ के अंदर वो कंप्लीट हो गया।
जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो उस वक्त जो था हमने कोशिश की कि हम इसको डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में लेके जाएं और दिखाएं कि हमने क्या चीज़ बनाई है। दैट वाज अ वॉइस ऑपरेटेड व्हीलचेयर। बट वो प्रोजेक्ट उस वक्त प्रोजेक्ट था, एक प्रोडक्ट नहीं थी जो कि मैं अपनी ग्रैंड मदर को दे सकता और वो उसको यूज़ करके इंडिपेंडेंट हो सकती या उसके ऊपर रिलाई कर सकती। बिकॉज हमारे इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट इस तरह के होते हैं कि वन मोमेंट दे वर्क, द अदर दे डोंट। तो आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। तो उसके उस प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट बनाने में जिसके ऊपर मेरी जो नानी अम्मा रिलाई कर सकें और उसको यूज़ कर सकें, उससे काफ़ी टाइम लगा। और लोगों ने इंकरेज किया कि आप इस प्रोजेक्ट को बनाओ, और 2018 में जाके वो जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ। उसको मैंने अपनी ग्रैंड मदर को हैंड ओवर किया और उन्होंने उसको यूज़ करना शुरू किया 2018 जुलाई के अंदर जाके। उस वक्त जो था मैं अब इस सारी जर्नी के अंदर मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ कि ये सारा हुआ कैसे। 2015 से 18 का जो सारा जर्नी है, 3 साल की, 2.5 साल की, वो किस तरह से। 2017 में आई वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। वो जून का महीना था और आई वाज द फर्स्ट वन फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम माय बैच दैट वाज हायर्ड द वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर माय ग्रेजुएशन। यानी 31 मई को हम ग्रेजुएट होते हैं और 1 जून को आई वाज ऑन जॉब। तो WWF का एक प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे हायर किया गया और मेरा काम था एज एन ऑडिट इंजीनियर डिफरेंट इंडस्ट्रीज के एनर्जी ऑडिट का मैं काम कर रहा था। तो मीनवाइल मैं अपने आइडिया पे भी काम कर रहा था विद 2 अदर इंटर्निस्ट जो कि मेरी यूनिवर्सिटी के ही जूनियर, यानी मेरे जूनियर बैच के थे। उनके साथ मैं इसी आइडिया पे 2017 में काम कर रहा था, जिसके अंदर ऑल माय सैलरी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पीपल। एंड इसी के साथ जो है जो अदर हार्डवेयर था उसके ऊपर मेरी सैलरी लग जाया करती थी। तो 7 महीने तो इसी तरह गुजरे कि मैं खुद भी जॉब कर रहा था, मॉर्निंग में और शाम में इंटर्निस्ट के साथ काम करता था। संडे से हम काम करते थे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। मीनवाइल जो है मेरा लम्स के अंदर एडमिशन हो गया और बाय दैट टाइम आई हैड क्विट ऑलमोस्ट। हर चीज़ हार्डवेयर की तमाम सामान मैं बेच चुका था और मैं हार मान चुका था कि ये प्रोजेक्ट मेरे से नहीं होगा और मैं नहीं दे सकता। ये 2017 सितंबर की बात है। और उस वक्त मैंने कहा ठीक है, अब सारी चीज़ें छोड़ो, चलो पढ़ते हैं। और MS के अंदर मैंने एडमिशन ले लिया लम्स के अंदर। लेकिन जब फर्स्ट ईयर चल रहा था मेरा MS के अंदर, फर्स्ट मंथ के अंदर वहाँ पे एक प्रोग्राम आया, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर अपना फर्स्ट बैच लॉन्च करने जा रहा था। इसकी इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि वो एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करें कि आप आएँ और वो एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दें। उस वक्त तक तो मैं अपना सारा हार्डवेयर हर चीज़ बेच चुका था और मैंने कहा चलो ठीक है, लगे हाथ इसमें भी फिक्स कर देते हैं। सो आई वेंट देयर एंड टोल्ड देम अबाउट माय आइडिया कि ये मैं एक चीज़ है जो मैं बना रहा हूँ और ये मैंने बनाई भी। लेकिन उस वक्त जो था उनको दिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई प्रोटोटाइप नहीं था। तो उनको ट्रस्ट नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये सारे इमेजेस से किस तरह हम ट्रस्ट कर लें आपको। तो दे गेव मी अ ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ कि आप 1 महीने में प्रोटोटाइप दोबारा बना के हमें दिखाएंगे, तो विल टेक यू ऑन। तो प्रोटोटाइप तो 1 महीने में ना बन सका, लेकिन विद इन 1 मोर मंथ वो दूसरे महीने के अंदर हमने प्रोटोटाइप कंप्लीट किया और उनको दिखाया। तो उसके बाद उन्होंने हमें जो है इंक्यूबेशन का जो सारा प्रोसेस होता है उसके अंदर इंडक्ट कर लिया एंड वो सारा कुछ जो है इस तरीके से हुआ। तो इस दौरान जब 2018 के अंदर when I was about to give that wheelchair to my grandmother, I realized that there are around uh, more than 1 million people in Pakistan who are suffering from same sort of disabilities। जिस अजियत से, जिस मुश्किल से मेरी नानी अम्मा गुजर रही थी, उस मुश्किल से 11-12 लाख लोग रोज गुजरते हैं और उनको इससे भी ज्यादा मुश्किलात आती हैं। कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, कोई मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, कोई सेरेब्रल पॉल्सी है, कोई MS4 है, कोई मतलब आप यू नेम इट, डिफरेंट किस्म की बीमारियां। और पाकिस्तान में देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल कंपनी इन पाकिस्तान जो कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर या असिस्टिव डिवाइसेस के ऊपर या आप इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स की बात कर लें उनके ऊपर काम करती है। देयर वर ट्रेडर्स जो कि इंपोर्ट करते थे और बेचते थे और आफ्टर सेल सर्विस नहीं होती थी। तो वी स्टार्टेड विद कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर का वो पार्ट बनाने के बजाय पूरी व्हीलचेयर बनाएंगे, जो कि हम वो 12 लाख लोग जो हैं उनको हम दें और उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकें। तो उस वक्त जो लम्स की इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर आई स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, जिसके अंदर मैंने और अपने जैसे लोगों को इकट्ठा किया। और इन जुलाई 2015 हमने अपना फर्स्ट जो है इवेंट किया, जिसके अंदर हम वी सेड कि वी विल डोनेट 5 व्हीलचेयर, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर हम डोनेट करेंगे। और उसके अंदर हमने डिफरेंट डिसेबिलिटी मूवमेंट के लोगों को, मुख्तलिफ NGOs के लोगों को, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुलाया और उनको बताया कि हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हमने ये फर्स्ट वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर लॉन्च किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट प्रोजेक्ट गॉट सक्सेसफुली रिकॉग्नाइज्ड और फिर हमने इसको कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, अयूब याकूब इंजीनियरिंग कंपनी, आईको के नाम से इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। So ICO is a private limited company now that has more than 17 employees. We are located in Lahore
और लाहौर में एक छोटा सा प्रोडक्शन यूनिट हमने लगाया हुआ है दैट हैज अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अराउंड 30 प्लस व्हीलचेयर्स अ मंथ। तो तकरीबन 300 व्हीलचेयर्स के करीब हम प्रोड्यूस करते हैं ये। और वी हैव बीन ऑपरेटिंग सिंस जुलाई 2018। इट्स बीन लाइक मोर देन 2 years जो हम ऑपरेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स बना रहे हैं। एट दिस मोमेंट वी आर मेकिंग मोर देन 7 different models of electric wheelchairs, and we have total 17 products in the field of disabled assistive devices. एक्सलेंट एक्सलेंट, वेरी इंस्पिरेशनल। तो फाइज, अब तक आप कितने यूनिट्स इस वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर के सेल कर चुके हैं? तो समिंग इट ऑल अप, इसमें मैं आपको बता दूं कि जब हमने ये डिस्कवर किया कि हर बंदे को ज़रूरी नहीं है कि उसको वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर ही चाहिए। जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर नहीं बन रही तो वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर पे बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। तो हमने सबसे पहले काम ये किया जब, बिकॉज उस टाइम जो था हमें ये डर था कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं कहीं उसको कोई और ना बना ले या फिर उसको चीज ना कर लिया जाए। तो हमने इस सबसे पहला काम ये किया कि इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट किया, इंटरनेशनल पेटेंट, जिसके ऊपर हमने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट दिस पेटेंट इन 2019। तो ये व्हीलचेयर जो है इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर ही कोई नहीं बना रहा था, तो हमने इस पूरे प्रोसेस को दोबारा से री इन्वेंट किया कि जितने भी ब्रांड के इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर थे उनको हमने पकड़ा और उनको हमने रिवर्स इंजीनियरिंग किया और डिजाइन अमूमन होते कैसे हैं। तो वी स्टार्टेड मेकिंग इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर प्लस द अदर मॉड्यूल जो कि किसी भी ब्रांड के इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर के साथ लगाया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 100 प्लस वॉइस ऑपरेटेड मॉड्यूल्स बना के लगा चुके हैं व्हीलचेयर्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 300 प्लस इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स सेल कर चुके हैं और 1200 इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स डिफरेंट ब्रांड्स की रिपेयर भी कर चुके हैं। अच्छा, यानी कि आपका एक बहुत मेन जो आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम है वो कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग मैनुअल व्हीलचेयर इनटू वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर भी है। तो यानी कि दो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, एक सिंपली इलेक्ट्रिकल व्हीलचेयर है विच आई सपोज कि वो जॉयस्टिक से चलती होगी, और दूसरी आपकी वॉइस कंट्रोल है। डू यू आल्सो गिव दिस मोबाइल ऐप विद इट? Yeah, absolutely. The app has two different features. Number one is that you can operate your wheelchair with the voice command, just like गूगल वॉइस या सिरी में कहते हैं, उसी तरह से वॉइस कमांड ट्रांसलेट होती है। एंड गुड थिंग अबाउट दिस इज कि आप इसको दुनिया की किसी भी जुबान से ऑपरेट कर सकते हैं। आई डिड दिस विद पश्तो, आई डिड दिस विद अरेबिक एज वेल। तो इसकी खूबसूरती है कि आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और हमने किया है, पंजाबी में किया, पश्तो में किया, हमने अरबी में किया, इंग्लिश तो है ही, उर्दू है ही, तो इन सब जुबानों में किया। इसके अलावा जो दूसरा इसमें फीचर है ये है कि अगर कुछ लोग जिनके एक्सेंट में प्रॉब्लम है या ऑपरेट नहीं सही तरीके से कर पाते या वो कन्वीनियंट नहीं है, सो दे कैन ऑपरेट देयर व्हीलचेयर डिस्टेंटली थ्रू देयर स्मार्टफोन एज वेल, जस्ट लाइक अ रिमोट कंट्रोल कार। अपनी व्हीलचेयर को ऑपरेट करके अपने पास ला सकते हो, उससे डिफरेंट काम वगैरह कर सकते हो। और तीसरी इसमें मजे की बात यह है कि अगर व्हीलचेयर यूजर, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो कि लोअर नेक लेवल के से जो है वो पैरालाइज है, इवन दे कांट मूव देयर हैंड्स एज वेल। तो उनके बिहाफ पे कोई और बंदा, उनका रिलेटिव भी उनकी व्हीलचेयर को ऑपरेट कर सकता है थ्रू द स्मार्टफोन। तो ये भी एक ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। एक्सेलेंट। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जो व्यूअर्स फेसबुक पे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, अगर वो कोई क्वेश्चन चाहते हैं तो वो कमेंट के अंदर लिख दें, तो जैसे ही मुनासिब मौका मिलेगा वो क्वेश्चन मैं पूछ लूंगा। अच्छा फाइज साहब, अभी आपने जो अपना पूरा जर्नी बताया 2015 से 18, कोई 3 साढ़े 3 साल का, तो उसके अंदर बताने में तो आपको मुश्किल से कोई 3-4 मिनट लगे, लेकिन मुझे यकीन है कि उसमें बहुत दुश्वारियां आई होंगी। एक पॉइंट आपने बताया कि आपने तकरीबन हिम्मत हार दी थी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई 3-4 बड़े फेलियर्स बताइए आपने इस पूरे जर्नी के अंदर, कि वो थे तो फेलियर्स लेकिन वो कुछ लर्निंग आपको दे गए जो बाद में आपके बहुत काम आई, तो क्या होंगे ऐसे 2-3 फेलियर्स जो आप अगर सोच सकें अभी? फेलियर्स बहुत ज़्यादा आते हैं जब इंसान को ऐसी जर्नी पे लगता है जो कि पहले किसी ने, मतलब आप एक नया रास्ता बना रहे हो, आप एक नई पगडंडी बना रहे हो जिसपे फर्स्ट टाइम कोई जा रहा है। बिकॉज पाकिस्तान में, जैसे मैंने मेंशन किया, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती। तो आप किसके रास्ते को फॉलो करते हो, आप किसके फुटस्टेप को फॉलो करते हो, किस पे जाते हो? तो मुझे हमेशा ये 2015 से 18 तक ये एम्बिगिटी रही, और जब मैंने इसके ऊपर इसको एज अ बिजनेस कन्वर्ट करने का सोचा तो मुझे यही एम्बिगिटी रही कि मेरी व्हीलचेयर खरीदेगा कौन, मेरा पहला कस्टमर होगा कौन, मैं किसको व्हीलचेयर दूंगा जो बाय करेगा, क्या मेरी व्हीलचेयर चलेगी, क्या वो चल पाएगी, क्या लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे। तो द बेस्ट थिंग वाज के जो मेरे मेंटर्स ने मुझे सिखाया कि आप इसको मार्केट में फेंक के देखो, मार्केट में देके देखो, मार्केट में लोगों को यूज करवा के देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट में क्या खामियां और क्या इसमें खूबियां हैं, किस चीज़ के ऊपर आपको प्ले करना चाहिए। और फेलियर्स की अगर बात करें तो जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया 2017 के अंदर आई ऑलमोस्ट क्विट इट, बिकॉज एक तो
ये कि हार्डवेयर प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में करना बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग होता है। तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा उस टाइम तक मैं लगा चुका था अपनी सैलरी, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपनी फैमिली से लोन लेके मैं उस पर लगा चुका था, और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पे नहीं आ रहा था। हार्डवेयर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। फिर उसके बाद आप जब पेटेंट करवाने जाते हो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं करते, आप किसी लॉयर को हायर करते हो, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो एक मुश्किल तो नहीं है कंपनी बनाने के अंदर, लेजिस्लेशन के अंदर आप आते हो, अलग मुश्किलें हैं, आप कंपनी को रजिस्टर करते हो, वहाँ पे अलग मुश्किलें हैं। वेबसाइट पे तो बड़े आराम से लिखा होता है SCCP की वेबसाइट पे कि 7 डेज के अंदर कंपनी रजिस्टर करें, लेकिन कौन करके देता है आपको पाकिस्तान के अंदर? इट्स नॉट दैट इजी। तो आपको ये सब कुछ करना पड़ता है, और स्पेशली जब आप अपनी कंपनी का एक ऐसा इमेज बनाने जा रहे हैं कि आप एक टेक कंपनी है, और आपको हार्डवेयर पे भी काम करना है, आपको कस्टमर एक्विजिशन पे भी काम करना है, आपको बिजनेस डेवलपमेंट भी खुद करनी है, आपको मार्केटिंग भी खुद करनी है, आपको प्रोडक्शन भी खुद करनी है। तो इन सब चीज़ों के दरमियान अगर एक ऐसा बंदा जिसके पास मोटिवेशन ना हो और उसके पास एक उम्मीद ना हो, तो वो हार जाएगा। और यही हुआ 2017 में कि मैं बिल्कुल थक के मैं हर चीज़ बेच चुका था, अपनी हार्डवेयर तक बेच चुका था ऑनेस्ट पे, कि मैं अब ये काम नहीं करने वाला। लेकिन वो एक मोटिवेशन थी कि 2015 के अंदर मैंने अपनी ग्रैंड मदर को वादा किया कि मैं आपको व्हीलचेयर बना के दूंगा। तो वो मोटिवेशन बार बार मुझे उठ खड़ा होने पर मजबूर करती थी कि खड़ा हूँ, उनके लिए काम करूँ। तो दोबारा पटरी पे आया, और उसके बाद लाइक 2018 से अब तक दोबारा नहीं सोचा है कि इस चीज़ को छोड़ना है। और द बेस्ट थिंग इज कि इसके अंदर जो आप जब लोगों के लिए काम करते हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, तो वो आपको चाहे मोनेटरीली इतना पे ना करें, लेकिन वो लाखों की दुआएं दे जाते हैं आपको। वो आपको लाखों करोड़ों की आपको दुआएं दे के जाते हैं, जो आपको मोटिवेट करती रहती है कि आप इस फील्ड में भी काम करना, आप इसी फील्ड के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। आइडियली अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप, या हम क्वाड्रुपल बॉटम लाइन की बात करते हैं मून बिजनेस के अंदर, जिसके अंदर एक बहुत अहम बॉटम लाइन पर्पस भी होता है, और पर्पस नॉर्मली सोशल बेनिफिट से रिलेटेड चीज़ है। तो आपके जो वेंचर है उसके अंदर माशाल्लाह जो कमर्शियल एस्पेक्ट है वो भी स्ट्रांग है, और जो सोशल एस्पेक्ट है वो तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये बताइए कि आपने जिक्र किया था अपने अभी स्टोरी के अंदर कि एक पॉइंट पे आके आपने सब कुछ अबैंडन कर दिया और अपना एमएस स्टार्ट कर दिया लम्प से। इस पॉइंट के ऊपर जो आपका अनफिनिश्ड प्रोडक्ट था वो किस स्टेट में था? मतलब ये कि वो सिर्फ ड्राइंग के ऊपर था, आप कुछ हार्डवेयर बना चुके थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर चुके थे? व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द प्रोजेक्ट? मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम मेरे पास 5 प्रोटोटाइप्स ऐसे थे जो कि मैं बना के और इटरेशन कर चुका था, और हर प्रोटोटाइप जो है नेक्स्ट प्रोटोटाइप पहले वाले से बेटर था। लेकिन वो प्रोटोटाइप ऐसे थे जिनको मैं बेच नहीं सकता था, उनको मैं अपनी ग्रैंड मदर को नहीं दे सकता था कि वो उसके ऊपर बैठ के उसको यूज कर सके। बट दोज वर वर्किंग प्रोटोटाइप्स, वो चलते थे, मूव करते थे। लेकिन कुछ में जर्क थे, कुछ में मूवमेंट ठीक नहीं थी, कुछ में स्ट्रेट चलने के बजाय व्हील से टेढ़ी चली जाती थी। तो इस तरह के प्रॉब्लम थे, बट हार्डवेयर कंप्लीट हो चुका था। अच्छा, आपने बताया कि आप यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, राइट? हाँ, तो मैकेनिकल वाला जो पार्ट है, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं इसके अंदर एक गियर बॉक्स लगता होगा, उसको मोटर से ड्राइव मिलती होगी। मैकेनिकल वाला पार्ट आपने किससे करवाया? डिड यू हैव एनी टीम मेंबर्स? जैसे मैंने मेंशन किया कि मैंने 2 इंटर्न्स हायर किए थे जो मेरे जूनियर्स थे। वन ऑफ देम वाज एन मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड वन ऑफ देम वाज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो स्टूडेंट्स के फाइनल ईयर थे, जिनके साथ मैं काम कर रहा था। तो दे यूज्ड टू डू वन ऑफ देम यूज्ड टू डू द मैकेनिकल वर्क, और जो गियर्स वगैरह थे। और द अदर थिंग जो कि जहाँ एक्सपीरियंस की बात आती है, वो फिर हमने लेट एक्सपर्ट से काम करवाया गियर्स के ऊपर, और आउटसोर्स भी करना पड़ा। सही, एक्सीलेंट। अच्छा, अब ये बताइए कि हर वेंचर के अंदर कुछ मेजर ऐसे माइलस्टोन्स आते हैं जो कि काफ़ी हद तक लाइफ चेंजिंग होते हैं, मतलब हम कहते हैं वो ब्रेक थ्रू आपको मिल गया। तो एक तो माइलस्टोन, आपने एक ब्रेक थ्रू आपने बताया कि जब लम्स का आपने प्रोग्राम देखा, जिसमें आपने देखा कि इंक्यूबेशन ऑफर हो रही है, तो यकीनन आई सपोज कि दैट वुड बी वन ऑफ द माइलस्टोन्स। इसके अलावा ऐसे कोई ब्रेक थ्रूज और माइलस्टोन्स आपको मिले जिनका जिक्र आप यहाँ करना चाहेंगे, जिसके बाद जो है वो चीज़ बनती चली गई, इवेंचुअली ये लॉन्च कर? जी बिल्कुल। माइलस्टोन जो एक तो वो जो जब मैंने इंक्यूबेशन ज्वाइन की, वो मेरा एक स्टेपिंग स्टोन था जिसके ऊपर मैं दोबारा से अपनी ट्रैक पे आया। उसके बाद 25 जुलाई 2018 का एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने ये सोचा था कि मेरे पहले कस्टमर्स कौन होंगे, कौन खरीदेगा मेरी पहली प्रोडक्ट, बिकॉज उस वक्त मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर 1,80,000 2 लाख की मिलती थी, और मैंने जो अपनी व्हीलचेयर की प्राइस लॉन्च की थी दैट वाज 100,000, यानी 1 लाख की मैं इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर सेल करूंगा। और हैविंग साइड दैट, उसमें एडिशनल फीचर ये होगा कि वो वॉइस से भी चलेगी, मोबाइल से भी चलेगी, रिमोटली विद AC ट्रेन।
तो लेकिन उसके बाद मुझे पता था कि मेरी प्रोडक्ट में अभी भी फ्लॉज हैं दैट कुड नॉट बी कंपेयर्ड विद द इंपोर्टेड वन, जो कि इवन चाइना से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर उससे भी कंपेयर नहीं कर सकता, तो वो कौन खरीदेगा। देन आई डिसाइडेड विद माय फ्रेंड कि इसको हम कैसे बेचें। तो एक ज़बरदस्त आइडिया पॉपअप हुआ हमारे चाय पे बैठे हुए थे मैं और मेरा एक दोस्त। तो उस टाइम वो फ्रेंड जो था वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट में काम करता था, उसकी नाइट शिफ्ट थी और वो मॉर्निंग में मेरे साथ आ जाया करता था लाहौर यूनिवर्सिटी में। तब हम बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से इसको हम मार्केट में लेके आए। तो आइडिया ये आया कि हम इसको डोनेट करते हैं। खरीदने वाले वो लोग होंगे जो कि डोनेट करना चाहते हैं और लेने वाले वो लोग होंगे जिनको ज़रूरत है लेकिन वो बाय नहीं कर सकते, और हम सिर्फ उनको सप्लाई करेंगे, यानी हम डोनर को कनेक्ट करवाएंगे। तो हुआ इसी तरह से कि हमने अनाउंस किया कि वी आर गोइंग टू डोनेट 20 व्हीलचेयर। हम 20 व्हीलचेयर डोनेट करना चाहते हैं और हमें डोनर चाहिए। तो इसी चीज़ को लाम यूनिवर्सिटी ने देखा तो उन्होंने एक अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल लिख के छाप दिया कि एक इंक्यूबेटेड स्टूडेंट्स हैं और वो 20 व्हीलचेयर डोनेट करना चाहते हैं और ये उनका प्रोडक्ट है। वो सारी डिटेल्स वगैरह उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल दी। अ, उस वेबसाइट के ऊपर डालने के बाद सम ऑफ द पीपल कॉन्टेक्टेड अस, लेकिन डोनर से ज़्यादा हमारे पास बेनिफिशरीज ने कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया। हमारे पास 100+ डिसेबल लोगों की लिस्ट आ गई जो जिनको व्हीलचेयर चाहिए थी लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और हमने देनी 20 पीपल को थी। तो वी वेंट टू अदर पीपल जिनसे हमने कहा कि हमें डोनेशन लेनी है और हमने इनको दे दिया। तो एट दैट इवेंट डे हमारे पास 4 डोनर्स आ चुके थे जो कि व्हीलचेयर डोनेट करने के लिए जिन्होंने पेमेंट कर दी हुई थी। हमारे पास 4 लाख आ चुका था और हमारे पास 5 व्हीलचेयर्स अनफॉर्चुनेटली रेडी हुई 20 में से, जिसका हमने वादा किया था। तो उन 5 व्हीलचेयर्स को हम इवेंट में लेके गए और इवेंट में हमने कहा कि हम 5 लोगों को डोनेट करना चाहते हैं। तो ऑन द डे ऑफ इवेंट 5th डोनर अपीयर्ड कि मैं भी व्हीलचेयर डोनेट करना चाहती हूँ, और वो उन्होंने आके वहाँ पे अनाउंसमेंट की और वो 5 व्हीलचेयर इस तरीके से डोनेट हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक माइलस्टोन था जब हम हमारे पहले 5 कस्टमर्स हमें मिल चुके थे और पहले 5 यूजर्स भी मिल चुके थे। और हमें ये डर नहीं था कि जिस यूज़र ने पैसे खर्च किए होते हैं वो बातें भी सुनाता है। तो हमें ये डर नहीं था कि ये यूज़र बातें भी सुनाएँगे बिकॉज़ उनकी पेमेंट किसी और ने की हुई थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो कि आई थॉट कि मेंशन करनी चाहिए। और इसी इवेंट में जब हमने डिसेबिलिटी लीडर्स को बुलाया और हमने कहा कि ये हमारी प्रोडक्ट है, इसको हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। और वहाँ पे एक जमे गफ़ीर था जहाँ पे लोग डिफरेंट एनजीओ से पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ से आए हुए थे। और फॉर्चुनेटली कहना चाहिए अनफॉर्चुनेटली लम्स ने जिस तरह हमें सपोर्ट करने की ठानी हुई थी तो उन्होंने वहाँ पे कुछ 5-6 मीडिया चैनल्स को भी बुला लिया। तो नेशनल टेलीविजन चैनल्स भी वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे जब प्रोडक्ट को हमने चला के दिखाया, वो तो इतनी पॉलिश प्रोडक्ट नहीं थी। तो प्रोडक्ट को जब वहाँ पे चलाया मोबाइल फ़ोन से और वॉइस से, तो वहाँ पे लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया हमारी प्रोडक्ट को कि पाकिस्तान के अंदर तो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर नहीं है और आप इतनी हाई-फाई एक टेक्नोलॉजी लेके आ गए और इसका यूसेज क्या होगा। और बहुत से लोगों ने हमें एनकरेज भी किया। वन ऑफ देम जिन्होंने हमें इनकरेज किया वहाँ पे उस वक्त चैम्बर के प्रेसिडेंट, लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट भी हैं और मेरे मेंटोर भी हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, अलमास हैदर साहब। वहाँ पे उन्होंने हमें इनकरेज किया कि आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बिल्कुल ना कम करें इन लोगों के कहने पे, बिकॉज ये लोग आपको डिस्करेज करेंगे। तो आई मेड माई माइंड कि ऑलरेडी हम 1 लाख के अंदर मार्केट में बहुत सस्ती प्रोडक्ट दे रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं एडिड बेनिफिट के साथ, और लोग हमें कह रहे हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस हाफ कर दें तो हम 100 परचेज करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दे आर प्लेइंग विद योर माइंड सो डोंट गो विद दैट ऑप्शन। तो ये भी एक माइलस्टोन था जो कि आई थिंक कि मेंशन करना ज़रूरी है कि कैसे लोगों ने इनकरेज किया और किस तरीके से लोगों ने हमारा साथ दिया। जबरदस्त। अच्छा, एक बहुत अहम एस्पेक्ट हम टच करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, और दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि हम अपने बीइंग टीचर्स एंटरप्रेन्योरल स्टडीज के अंदर लोगों को इंस्पायर करने के लिए बताते हैं कि यार अपना काम स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा बहुत सा पैसा चाहिए हो। So there have been many stories of rags to riches, जिसके अंदर people have started with a few pennies and in some cases without any money, and they became millionaire after a decade or so. टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मैं भी रहा हूँ और मैंने महसूस किया है कि शायद इस केस के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको प्रोटोटाइप्स बनाने होते हैं, आपको कुछ परचेजिंग करनी होती है, सर आपने कहा लेट पे काम करवाया तो कुछ ना कुछ तो पैसे आपको चाहिए होंगे। फंडिंग की कहानी बताइए, अब पूरी स्टोरी आप बताएं फंडिंग की। फ्रॉम डे वन जब आपके जहन में आइडिया आया तो फंडिंग किसने की, उसके बाद फिर आगे आके जब आप डिड यू एक्चुअली अर्न एनी फंडिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर कोई एजेंसी, तो व्हाट वाज योर फंडिंग जर्नी? तो स्टार्टिंग विद बिगिनिंग ऑफ द जर्नी 2015 में, तो उस वक्त एक टर्म प्रोजेक्ट था। वी हैड अ व्हीलचेयर ऑलरेडी इन आवर यूनिवर्सिटी, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर हमने कहीं से पकड़ी, किसी जैसे स्टूडेंट जिस तरह से करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पकड़ ली, उसके ऊपर वो मॉड्यूल लगा दिया और वो 20-22-25 हज़ार के अंदर वो मॉड्यूल तैयार हो गया।
और उसको हमने मतलब 4 स्टूडेंट्स ने अपनी कंट्रीब्यूशन के साथ पॉकेट मनी में जो कंट्रीब्यूशन होती है 5-6 हज़ार की, उससे हमने उसको कंप्लीट कर लिया था। तो कमिंग नेक्स्ट के जो 2017 के अंदर जो प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगे और उसको कंप्लीट करने में, वो कहाँ से आए? तो एज आई मेंशन कि आई वाज वर्किंग फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ पाकिस्तान, तो वहाँ से भी एक अच्छी सैलरी आती थी जो कि इसके ऊपर मंथली लग रही थी। तो 7 महीने में तकरीबन हमने कोई 5-6 लाख उसके ऊपर वहाँ से लगा दिया हुआ था। और फिर उसके बाद जब ये अमाउंट कम पड़ी तो फिर आई आस्क्ड सम ऑफ माय रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स कि मुझे लोन चाहिए, और वो तकरीबन टोटल मिला के कोई 13 से 14 लाख का जो है वो मैंने लोन लिया, जो कि वक्तन मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाता रहा अंटिल सितंबर 2017। और ये मतलब ओवरऑल 20 लाख के करीब बन गया था जो कि इसके ऊपर मैंने इन्वेस्ट किया। तो उसमें 13 से 14 लाख का लोन था, और रेस्ट ऑफ इट वाज फ्रॉम माय सैलरी जो कि मैं जॉब कर रहा था। उसके बाद कमिंग नेक्स्ट जब 2018 आया तो उसमें मैंने आपको बताया कि वी हैड 5 डोनर्स विद अस जिन्होंने हमारी पहली 5 व्हीलचेयर्स को बाय आउट किया और उसके बाद उनको डोनेट किया। लेकिन कमिंग नेक्स्ट इसमें इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर क्योंकि मेरी जर्नी जो है इतनी कोई फास्ट नहीं थी जिसके अंदर मैं कहूँ कि मैं दिनों में या महीनों में या एक साल के अंदर कोई पूरी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर ली। 2015 से लेकर 20 तक की जर्नी, ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स की जर्नी है, जिसके अंदर हमने बहुत स्लो जर्नी है, जिसके अंदर हमने एक एक व्हीलचेयर करके हम मूव ऑन किए। लेकिन इस सब के दौरान वी वर ऑफर्ड विद सम फंडिंग, लेकिन वो कुछ बेनिफिशियल डील्स नहीं थी जिसको हमने कंप्लीट नहीं किया। तो हमारा तरीका का ये होता था जिससे हम कैश फ्लो को मेंटेन करते थे अपने साइकिल को, वो ये था कि हम प्री ऑर्डर्स के मैकेनिज्म पे चलते थे कि अगर कोई व्हीलचेयर बाय करना चाहता है, और ऑल्सो लोगों को हमारे ऊपर बिगनिंग में ट्रस्ट नहीं था, तो हमने अपना यूएसपी ये डेवलप किया कि ऐसे लोग जो कि या तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं या बहुत ज़्यादा वीक है, जिनके साइज की व्हीलचेयर मार्केट से नहीं मिलती, वो लोग हमारे से व्हीलचेयर्स बाय करेंगे और हम उनकी कस्टमाइज व्हीलचेयर बना के देंगे। तो हमने एक अपनी यूएसपी, एक नीश मार्केट और निकाल ली कि ऐसे लोग जो कि जिनके साइज की व्हीलचेयर मार्केट में नहीं मिलती, हम उनको बना देंगे। और दूसरी नीश मार्केट ये थी कि हम वॉइस कंट्रोल मॉड्यूल के साथ बनाते दे रहे थे। तो इस तरीके से हम 50% एडवांस लिया करते थे और 50% कैश ऑन डिलीवरी हम लेते थे। तो जो 50% एडवांस लेते थे 12 दिन में, 14 दिन में उनको पे डिलीवरी करते। इस तरीके से फर्स्ट ईयर तो हमारा इसी तरीके से तकरीबन 40 से 50 फीचर्स हमने फर्स्ट ईयर में सेल की, जिसके अंदर हमने लोगों के पैसों से, अपने कस्टमर्स के पैसों से उनको फीचर्स बनाते थे। उसके बाद ये है कि वी वर इंट्रोड्यूस्ड विद कुछ मीडिया चैनल्स की वजह से, कुछ यूनिवर्सिटी की वजह से, कुछ हमारे मेंटर्स की वजह से उन्होंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हमें इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से एक नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हमें एक हाइप मिल चुकी थी कि वी वर यंग किड्स जो हैं वो व्हीलचेयर्स बना रहे हैं, और हमें प्रमोट किया जा रहा था। हमारे चाहते ना चाहते डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट इवेंट्स पे हमें प्रमोट किया जा रहा था। तो एक प्रोजेक्ट हमने फिर उसके बाद AFIRM आर्मी के साथ भी किया, जो कि हमारे से व्हीलचेयर्स बाय करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो कुछ एडवांस देख के उन्होंने हमसे व्हीलचेयर्स बाय कर ली। इसी तरह एक प्रोजेक्ट हमने ICRC के साथ किया, रेड क्रॉस के साथ किया। एक प्रोजेक्ट हमने मतलब डायरेक्टली नहीं, लेकिन इसके साथ कोयटा और बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ किया। तो कुछ बड़े ऑर्डर्स हमें मिलना शुरू हो गए, जिसकी वजह से हमारा जो कैश फ्लो जो है इन सर्कल और वो इन प्लेस आ गया। मीनवाइल डिफरेंट जो फंड रेजिंग इवेंट्स हैं उसको हमने कंडक्ट करवाया, ताकि हम डोनेशन ड्राइव के साथ अपने जो फॉर एग्जांपल हम लिस्ट बना लिया करते थे 30-40 लोगों की जो डिजर्विंग है, उनको व्हीलचेयर्स चाहिए, और वो लिस्ट हम डोनेशन ड्राइव के ऊपर डिफरेंट हाईवे सर्वर लोगों के साथ शेयर किया करते थे, और वो फंडिंग आ जाया करती थी। फिर हम एक टेलीविजन शो, बड़ा फेमस शो है आइडिया करोड़ों का, उसके ऊपर भी अपीयर हुए, और उसके अंदर हमने एक इन्वेस्टमेंट भी जो है वो लॉक की, जो कि अभी तक हमने उसको कैश आउट नहीं किया, बट दैट इज इन प्रोसेस। बट स्टिल वी आर वर्किंग ऑन कि हम जो कैश फ्लो चल रहा है दैट इज विद ऑर्डर। अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर पाइपलाइन जो है दैट इज वेरी गुड, और अब वी आर वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो डिफरेंट बड़े ऑर्डर हम पकड़ रहे हैं। इसकी वजह से उनका कुछ एडवांस आ जाता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हम इस तरह से कर लेते हैं, कैश फ्लो जो है वो स्मूथ हो चुका है। एक्सेलेंट। अच्छा, ये आइडिया करोड़ों का जो आपने जिक्र किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि जब आप ऐसे किसी फंड रेजिंग शो में जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो ये फंडिंग वेंचर कैपिटलिस्ट ये करते हैं कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, तो वो आपने क्या की थी, और ये कि क्या आपने इक्विटी ट्रेड ऑफ की उनके साथ, और अगर आप शेयर करना चाहें कि आपने कितने फंड कितना अमाउंट रेज किया था। जी मैं इसमें बिल्कुल शेयर करता हूँ, बिकॉज एपिसोड इज पब्लिक, तो आप उस वहाँ वहाँ पे भी देख सकते हैं। आई मेड अ डील ऑफ 150
20 यानी कि 12 मिलियन की हमने डील की थी, 12 मिलियन रुपीस की अगेंस्ट 20% इक्विटी। तो इस हिसाब से तकरीबन 12 करोड़ की कंपनी बनती है, ठीक है, सॉरी 6 करोड़ की कंपनी बनती है वैल्यूएशन के हिसाब से। और मेरी वैल्यूएशन जो थी वो 10 करोड़ के करीब थी, और उन्होंने जो वैल्यूएट किया मेरे जो उस वक्त इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने 6 करोड़ पे मेरी वैल्यूएशन की। तो 120 यानी कि 1 करोड़ 20 लाख के अंदर हमने 20% इक्विटी उनको ऑफर की। सही है, तो वो प्रोसेस अभी समझ लें कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि अभी फिलहाल अब इक्विटी शेयर नहीं कर रहे हैं उनके साथ। जी। सही है, तो आर यू लुकिंग फॉर फर्दर फंडिंग या फिर ये कि एट द मोमेंट दिस शुड बी इनफ? Actually, we are looking for further funding because we have plans कि हम अपनी जो प्रोडक्ट है इसको नेशनल लेवल के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाएं। उसकी वजह ये है, ऑलरेडी हम डिफरेंट सिटीज़ में पूरे पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं, लेकिन एक रिटेल आउटलेट ब्रांड के तौर पे हम अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। बिकॉज सिर्फ व्हीलचेयर्स नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव 17 प्रोडक्ट्स जो कि इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं, हमारी अपनी है, जिनमें से 2 के पेटेंट्स भी हमारे पास है। To mention them is one of them is other product is GoCane, that is a smart cane for visually impaired persons, जो कि उनको वक्त रहते सेंसर बेस्ड डिवाइस है, जो कि उनको पहले ही डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स का फीडबैक देती रहती है और उन्होंने किस तरफ जाना है नेविगेशन के अंदर उसको हेल्प करती है। तो दैट इज अनदर पेटेंटेड प्रोडक्ट जो कि हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसको इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। तो इसी तरह 17 प्रोडक्ट्स जो हैं डिसेबल्ड असिस्टिव डिवाइसेस हैं, इनको हम अपने स्टोर्स के ऊपर लेके आना चाहते हैं। बिकॉज अगर आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड होलसेलर्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट पुश करते हैं, तो असल में पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि देयर इज अ माफिया जो कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट को ही प्रमोट करता है, बिकॉज उनका मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा 1,80,000 की व्हीलचेयर बेच रहा है, तो वो उसको 80,000 में इसको कॉस्ट कर रही होगी और 180,000 में रिटेल इसलिए कर रहा है बिकॉज उसको पता है कि उसका कंपटीशन नहीं है। तो हमने इस कंपटीशन में इस कंपटीशन को का फायदा भी उठाया इस तरीके से कि अभी लास्ट ईयर पाकिस्तान में कोरोना आने से पहले नवंबर दिसंबर के अंदर जब चाइना में कोरोना आया हुआ था, तो चाइना से पाकिस्तान में इंपोर्ट होना बंद हो चुकी थी व्हीलचेयर। उस वक्त कुछ एनजीओ जो है वो बाय आउट करना चाह रही थी व्हीलचेयर, तो उनको इम्पोर्टेड व्हीलचेयर नहीं मिल रही थी। तो उस वक्त चाइना के अंदर कोरोना आने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, लोगों ने हमसे बल्क डील की, अलहमदिल्ला वहाँ से हम बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हुए। वहाँ से हमारा एक ब्रेक थ्रू हुआ कि जहाँ पे हमें बड़ी डील्स यानी 100+ व्हीलचेयर्स के भी ऑर्डर्स आए इलेक्ट्रिक के, जिससे हम लोग कुछ इस्टेब्लिश हो गए। सही है, तो इस स्टेज के ऊपर जब आप हैं, आपने कहा आपके 17 एम्प्लॉइज हैं एंड आई थिंक यू हैव अ फैक्ट्री वर्किंग समवेयर इन लाहौर। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा हर्डल ग्रोथ का क्या है, या मे बी मोर देन वन हर्डल्स जो आपकी ग्रोथ के अंदर इस वक्त सामने आ रहे हैं? ग्रोथ के अंदर इस वक्त ये हर्डल है कि इस वक्त ओवरऑल पूरी वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग 1000 सेल्स ऑफ दिस ईयर, हम लोग 1000 व्हीलचेयर एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज वी हैड न्यूमरस डील्स इन प्लेस, जिसके अंदर हम हमारा जो बिगेस्ट क्लाइंट है वो सऊदी अरब जो हज के लिए जाते हैं व्हीलचेयर। वो एक इस दफा इस साल की मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई बिकॉज ऑफ ओवरऑल पेंडेमिक सिचुएशन इन ओवरऑल वर्ल्ड। तो वरना हज के सीजन में जब हज हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा व्हीलचेयर्स और इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स और मोबिलिटी स्कूटर्स सेल होते हैं। तो वो इस साल की एक एस्टिमेटेड सेल जो थी वो हमारी नहीं हो सकी, तो वी आर बैडली हिट बाय दैट एज वेल। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी और रास्ते से वो सेल्स टारगेट पूरा हो गया, जैसे मैंने आपको बताया चाइना के अंदर जब पेंडेमिक आ गया था। बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि टू वर्क विद अदर अदर इन्वेस्टमेंट जिसके साथ हम अपने आप को स्केल कर सकें, बिकॉज इसी तरह से एडवांस पे ऑर्डर्स चलाना या एडवांस पेमेंट पे चलाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। पाकिस्तान के अंदर जो होलसेलर माफिया दे वांट कि उनको क्रेडिट पे चीज़ें दी जाए, और क्रेडिट पे तभी दी जा सकती है जब आपके पास एक डी प्रॉफिट हो या फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो और आप उनको बिफोर हैंड मैन्युफैक्चर करके 100+ फीचर्स रखे हो और आप उनको दे सको। तो एक हर्डल ये है कि हम फिलहाल उनको क्रेडिट पे नहीं दे पा रहे, और जो कि एक आई थिंक एक अच्छी चीज़ नहीं है, बट कल्चर है मार्केट का और इसी तरह से चल रही है मार्केट, तो हमें भी देना होगी। और दूसरी हर्डल ये है कि हम जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं तो लाखों रुपए लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हम हमारी दूसरी गोकेन प्रोडक्ट है उस पर ऑलमोस्ट 2.8 मिलियन लगा एक साल के अंदर उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, उसको प्रोडक्ट को उस प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो R&D डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हैं, तो इस वजह से वी आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल, और ये कुछ बोटलनेक्स हैं जिनको हमें क्रॉस करना होगा। इन्वेस्टमेंट के वक्त नॉर्मली एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट अगर आपको मिल गई तो आप किन एरियाज में खर्च करेंगे, तो आपकी बात से अंदाजा ये हो रहा है कि शायद R&D इज द एरिया इन विच यू गोइंग टू स्पेंड मोर, इज दैट ट्रू? As I mentioned कि one of them is R&D and the other one is scale, कि आप इसको
नेशनल लेवल के ऊपर अपीयर हो सको अपने ब्रांड आइडेंटिटी के साथ और अपने ब्रांड स्टोर के साथ हमारा साथ। नहीं तो scale could be interpreted as maybe the production capacity. In other words, आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, मार्केटिंग पे खर्च करना चाहते हैं, तो व्हाट इज योर प्रायोरिटी एट द मोमेंट? Priority is marketing is not the priority because we have been marketed. हमारे ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा मार्केट हो गए और वो बहुत पहले हो गए जब हम तैयार भी नहीं थे मार्केट लेवल के लिए। जब डिमांड ज़्यादा थी और वी कुडंट मैन्युफैक्चर, पाकिस्तान से भी, यूएसए से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी कि ये प्रोजेक्ट हमें हमारे साथ करें, बट हम उस वक्त उसके लिए रेडी नहीं थे। तो मार्केटिंग तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी और वी हैव डील्स, हमारे पास कॉन्टैक्ट हैं जिनके साथ अभी भी हम इन डील्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। द थिंग इज कि आप प्रोडक्शन कैपेसिटी को, मशीनरी को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स अभी भी हम कुछ पार्ट्स हमें इम्पोर्ट करना पड़ते हैं, कुछ पार्ट्स हमें, बिकॉज व्हील चेयर के अंदर जो 1100-1200 पार्ट्स लगते हैं उसमें से तकरीबन 300 पार्ट्स जो हैं वो इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, 700 हम पार्ट्स हम लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं और करवाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो पार्ट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं वो भी पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाए और जो पार्ट्स हम आउटसोर्स करते हैं उनको भी किसी तरीके से हम इन हाउस मैन्युफैक्चर कर सकें ताकि कॉस्ट को डाउन किया जाए। सही है, तो आपकी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एनहांसमेंट इज द मेन आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। क्या आपने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और यूएसए का जिक्र किया, तो व्हेन आर यू प्लानिंग टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग? क्योंकि आई एम नॉट श्योर, मे बी यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। सर आपने सऊदी का बताया, तो वहाँ से आपके ऑर्डर्स आते थे हज के, जो कि मुझे लगता है कि आप शायद लास्ट ईयर फुलफिल कर चुके हैं कुछ ऑर्डर्स और इस साल मजीद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और ये कि एज अ कंपनी विच मार्केट्स इटसेल्फ इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वो आपका प्लान कर रहे हैं करने का? तो बेसिकली जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं और हेल्थ के ऊपर पाकिस्तान में बहुत कम खर्च किया जाता है, जबकि डेवलप कंट्रीज के अंदर स्पेशली यूरोप और यूएसए के अंदर या कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर सपोर्ट किया जाता है। तो रिसेंटली वी क्लोज द डील विद कैनेडियन कंपनी जो कि वहाँ की हेल्थ कनाडा के साथ दे आर वर्किंग, इसके अंदर हमने अपनी जो गोकेन प्रोडक्ट है उसको रजिस्टर करवाया ताकि वो हेल्थ कनाडा के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा उसको जो कि डिसेबल पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी है उनके अंदर उनको मूव आउट कर सकें। इसी तरह हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में एक पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट थे वहाँ पे ही वाज लिविंग, तो उनके साथ हमने इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर के ऊपर जो मॉड्यूल लगाया जाता है गोबी वॉइस कंट्रोल मॉड्यूल, उसको हमने वहाँ पे भेजा और वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो 1000 बॉक्सेस अ ईयर सेल करेंगे। सो वी आर वर्किंग विद न्यूमरस पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज, कतर के अंदर, कुवैत के अंदर भी हम काम कर रहे हैं और अभी बड़े स्केल पे नहीं कर पा रहे बिकॉज वी आर इन द बिगिनिंग और स्टार्ट है अभी हमारा, बट वी हैव सक्सेसफुली सेंड सैंपल्स इन सऊदी अरब एज वेल, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स के, इसके अलावा मॉड्यूल्स के, इसके अलावा डिसेबिलिटी असिस्टेड डिवाइसेस जो दीगर डिवाइसेस हैं उनको भी हम भेज चुके हैं। So yeah, I think one of the most useful and effective medium of international marketing is trade fairs, exhibitions. Are you planning to go in one of them? या ऑफ कोर्स अभी जो है यूएसए के अंदर जो ट्रेड कंपटीशन ट्रेड फेयर होना था, एक्सपो होना था, दैट गॉट डिलेड, तो वो इन्हीं दिनों में इसी मंथ में हो रहा था, वो डिले हो गया। इसके अलावा जो हम पाकिस्तान के अंदर जो अव्वल तो होते नहीं है लेकिन जिस लेवल के ऊपर भी होते हैं हम उनके ऊपर अपना जाके एग्जिबिट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। जैसे लास्ट ईयर जो है आई कॉन्फ्रेंस हुई थी बुरबन में, सो वी एग्जिबिटेड आवर प्रोडक्ट जो कि ऑफ्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड है और वहाँ से हमारी डिफरेंट जो आर्मी रिलेटेड और इंटरनेशनल डील्स हुई, दैट वाज वेरी बेनिफिशियल। लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एंड वी आर आल्सो लुकिंग कि हम नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह इन सब एग्जीबिशंस एक्सपोज में भी जाएंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कमेंट्स के अंदर, मैं आपको मैं पूछूंगा। उससे पहले मैं आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच है वो जानना चाहूँगा, क्योंकि एक स्मॉल बिजनेस जो होता है उसके पास अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिवाइज करने के लिए बहुत रिसोर्सेज नहीं होते। लार्ज कंपनीज तो बहुत ज़्यादा उनको पर्क्स एंड प्राइवेजेस दे सकती हैं, जिसकी वजह से होता ही है कि अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ अक्सर आपको छोड़ के चले जाते हैं। आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस की ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से और किस तरह से मैनेज किया इसको? जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, ये दिस इज आई शुड काउंट एज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इन माय न्यूली स्टार्टेड वेंचर कि आप अच्छे लोगों को कैसे रिटेन करते हो और अच्छे लोगों को कैसे इंडक्ट करते हो। तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया या कर रहे हैं वो पैशनेट थे और आई ऑलवेज ट्राई टू गिव देम पैशन। पैसों के अलावा भी आप उनको ना एक होता है कि आप उनके साथ टेबल टॉक करते रहते हो, मोटिवेट करते रहते हो।
और आप उनको किस तरह से मोटिवेट रखते हो, दैट इज अनदर थिंग कि आप उनको किस तरह बातचीत में मोटिवेशन देते रहते हो। और मेरी पूरी टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हैं, आप स्पीकर से लेकर बिकॉज और इंजीनियर तक और मैनेजर तक, उसमें उनके अंदर एक चीज़ है जो कि उनके अंदर डाली गई है, दैट इज एम्पैथी। एम्पैथी उनके अंदर इस तरह से भर दी गई है कि वो व्हील चेयर यूजर के इवन अगर उनको पाँव तक उठाने पड़े उनको व्हील चेयर पे बिठाने के लिए तो वो करते हैं और उसके अंदर नहीं शर्माते। तो लेकिन इंसेंटिवाइज हर जगह पे करना पड़ता है, हर मौके पे, हर उसके मोमेंट पे करना पड़ता है। तो उसमें जो टॉप एम्प्लॉयज जो कि मुझे बेनिफिशियल लगते हैं और लगते थे, उनको मैंने वेस्टेड शेयर्स के थ्रू लुक्रेटिव ऑफर्स भी दी। इसके साथ हमने उनके साथ किसी के साथ 2%, किसी के साथ 1%, इस तरह से डील की। तो आई हैड मैंने उनको 10% शेयर्स जो है मैंने वेस्टेड शेयर्स की मद में अलग से रखे बिगनिंग के अंदर, जो कि मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा था कि आप अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए और इंसेंटिवाइज करने के लिए रखते हो। तो आई ऑफर्ड देम और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वर्किंग विद अस। तो उन्होंने R&D भी की, मेरे लिए नई प्रोडक्ट भी बनाई और ग्रोथ भी की। आई थिंक दैट्स द की कि आप अपने एम्प्लॉयज को किस तरह से, नंबर 1 इज मोटिवेशन एंड नंबर 2 इज कि आप उनको इंसेंटिवाइज करते रहो। Excellent. Right. Now the question from the comment is कि if you meet the Prime Minister of Pakistan today, तो तीन चीजें क्या होंगी? If you meet What? Prime Minister of Pakistan today, Okay. अगर आप पाकिस्तान के वजीर आजम से आज मुलाकात करें, तो आप ऐसी तीन चीजें उनसे क्या कहेंगे कि जिससे पाकिस्तान का एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो और आपकी कंपनी को भी उससे फायदा हो? First thing already Prime Minister of Pakistan is working with a lot of entrepreneurs, उनको प्रमोट करने के अंदर काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे बैच से डिफरेंट entrepreneurs या डिफरेंट जो लोग थे मेरे बैच से, वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से मिल के आए हैं, बिकॉज उन्होंने एक समिट करवाया था जिसके अंदर उन्होंने स्पेशली पाकिस्तान के 5 इंक्यूबेटर्स से entrepreneurs को बुलाया जो कि टॉप entrepreneurs थे, और उनकी स्टोरीज को सुना और देखा कि उनको क्या प्रॉब्लम है। ही इज ऑलरेडी वर्किंग विद एंटरप्रेन्योर्स। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो आप प्रोग्राम्स लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एहसास प्रोग्राम लेके आया और उसके अंदर ये स्पेशल कोटा भी निकाला, और उस चीज़ को आपको मजीद जो है लोकल बॉडीज के साथ और लोकल कंपनीज के साथ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल कोट करूँ, ये लास्ट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान इसको परस्यू भी कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू रखा हुआ है। दैट इज HEC व्हील चेयर स्कीम, जो कि 200 व्हील चेयर जो है लास्ट ईयर HEC की तरफ से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो कि परमानेंटली डिसेबिलिटी का शिकार है उनको 200 व्हील चेयर दी गई। तो प्रॉब्लम वाज, दो प्रॉब्लम थी इस प्रोग्राम में। अगर मेरी ऑडियंस अलाउ करे तो मैं उसको शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1 इज के जो टेंडर निकाला गया, वो टेंडर जो था वो पाकिस्तान या अमेरिका की कोई भी कंपनी उस टेंडर को कम्पीट नहीं कर सकती थी, अदर बिकॉज वो सारा का सारा टेंडर जो है वो मैप किया गया था किसी खास कंपनी के ऊपर। 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10+ ISOs होने चाहिए, इतने सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए, जो कि इवन सिर्फ शायद 1-2 कंपनीज कर सके। और उसके बाद प्रॉब्लम ये था कि आप जो लोग इस सारे प्रोजेक्ट को चला रहे हैं उनको ये नहीं पता कि स्पाइनल कॉर्ड के पेशेंट का जो व्हीलचेयर की रिक्वायरमेंट है वो और है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी की ओर है, पोलियो की ओर है, सेरिब्रल पाल्सी की ओर है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की ओर है। यानी डिफरेंट डिसेबिलिटीज के लिए डिफरेंट व्हीलचेयर होती हैं, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। लेकिन पाकिस्तान में वो 200 व्हीलचेयर सेम साइज की, सेम मॉडल की, सेम डिजाइन की आई, और वो 200 पेशेंट या 200 लोगों को दी गई, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स और थी। अल्टीमेटली उन्होंने आधी से ज्यादा व्हीलचेयर बेची, जैसे लैपटॉप सेल हुए थे उस तरह के व्हीलचेयर भी सेल हो गई। तो आई वेंट एंड वर्क विद देम कि आपको कस्टमाइज व्हीलचेयर के ऊपर आना पड़ेगा। आप मेरे साइज के, मैं आपके साइज के कपड़े नहीं पहन सकता, हमें डिफरेंट साइजेज में लेके जाना पड़ेगा। हमें एक व्हीलचेयर यूजर की नीड को, रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। इसने 16 से 18 घंटे एक व्हीलचेयर के ऊपर बैठना है, उसकी बैक को भी देखना पड़ेगा, उसकी पैल्विक बोन को भी देखना पड़ेगा, उसके बॉडी पोस्चर को भी, शोल्डर्स को देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती इनकॉम्पिटेंट लोगों के थ्रू। अगर ये काम करवाए जाएंगे तो ये स्कीम्स तो चलती रहेंगी, लेकिन उसका अल्टीमेट बेनिफिट पर्सन विद डिसेबिलिटी को नहीं होगा। सही है। तो तीन चीजें जो मैं अभी अगर आपकी बातों से अखज़ कर सकूं तो वो ये है कि एक तो एक कॉम्पिटेंट लोगों के हाथ में काम दिया जाए, और सिर्फ कुछ लोगों को नवाजने के लिए काम न किया जाए, बल्कि जनरली सब लोगों को की मदद की जाए। दूसरा, आपने मेरे ख्याल से डिड यू टॉक अबाउट द लोन स्कीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर? एहसास प्रोग्राम मैंने कहा था कि एहसास पर्सन प्रोग्राम, विद डिसेबिलिटी को लग जाएगा। बिल्कुल, यस। तो उसका जो पार्ट है वो आई थिंक दैट वाज समथिंग गुड, जिसको आप चाहेंगे वो बेहतर हो। एक्सीलेंट। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे करूंगा थोड़ा पीछे जाके, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड, उसके बाद देयर इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आप ये बताइए, आपने बीच में जिक्र किया था कि जब आपने वो कुछ प्रोटोटाइप्स बना ली, सब में प्रॉब्लम थी और आप ये नहीं जान पा रहे थे कि हमारे यूजर्स को क्या प्रॉब्लम हो सकती है जब वो उसको यूज करना शुरू करेंगे, तो आपको एडवाइस ये मिली कि भाई यूजर को दो, जब यूजर को दोगे तो वो खुद बताएगा कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। नॉर्मली टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये जो स्टेज है जिसको हम आमतौर से कहते हैं बीटा वर्जन रिलीज करना, ये इसको जानना और इस बात को जज करना कि कौन सा पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट 100% तो कंप्लीट नहीं है लेकिन 50, 60, 70% है, तो किस पॉइंट के ऊपर इसको मार्केट में दिया जाए ताकि आपको फीडबैक यूजफुल मिले, और यूजफुल फीडबैक के साथ साथ ये भी ना हो कि आपकी कंपनी की बदनामी हो कि यार ये क्या चीज दे रही है, बिल्कुल ये तो काम ही नहीं करती, हर जगह प्रॉब्लम कर रही है। वो स्टेज कैसे आएगा? तो आपने जो कुछ किया उससे आपने जो सीखा, आप टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर जो नए हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे कि वो कौन सा पॉइंट ऐसा होता है कि जिसपे बीटा वर्जन रिलीज किया जाना चाहिए? जी, बड़ा सिंपल फार्मूला इसका ये है कि एक मुझे मेरे मेंटोर ने एक बात बताई थी। उसमें सिंपल एक स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा, रिलीज अर्ली रिलीज स्मॉल। आप कुछ थोड़ा सा रिलीज करें, कुछ प्रोडक्ट दे के देखें, और थोड़ी बहुत मतलब फुल फ्लेज प्रोडक्ट आप कभी भी नहीं कर सकते, आप कंप्लीट परफेक्ट प्रोडक्ट कभी नहीं बना सकते। इवन बड़ी से बड़ी कंपनी, आप गूगल के पहला यूआई देख लें, आप यूट्यूब का देख लें, वो आज आप उसको देख के हंसी आएगी। तो परफेक्ट प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनती। आप कुछ थोड़ी प्रोडक्ट, मुनासिब प्रोडक्ट जिसको एमवीपी कहते हैं, हम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना के रिलीज करते हैं, और उसके बाद जैसी भी प्रोडक्ट बनी है उसको निकालें और उसके बाद उसका फीडबैक दें, यानी बिल्ड, मेजर, लर्न एंड इटरेट। वही हमने किया कि हमने बनाया, उसको दिया, उस उससे सीखा और उसके बाद प्रोडक्ट इटरेट की। एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं की, मैंने जब पहली 20 व्हीलचेयर दी थी, पहली जब व्हीलचेयर दी थी तो वो पहली व्हीलचेयर कुछ ही दिनों बाद वापस आ गई थी, और यानी कि 3 से 4 दिन के बाद व्हीलचेयर वापस आ गई, और मुझे पता चला कि व्हीलचेयर के अंदर एक मेजर फ्लॉ है उसकी मैकेनिकल डिज़ाइन के अंदर, जिसको हमने अपने कस्टमर के साथ सीखा और उसको इटरेट किया। और उसके बाद वो डिज़ाइन जो था वो 20 लोगों को हम दे चुके थे वो व्हीलचेयर, और 20 लोगों से हमने व्हीलचेयर्स वापस ली, बारी बारी, यानी कि 1-2 करके वापस ली, और उनको हमने नई व्हीलचेयर्स बना के दी, बिकॉज फ्रेम ही चेंज करना था हमको। हमको पार्ट्स या उसके जो मोटर्स वो चेंज नहीं करनी थी, तो हमने वो फ्रेम चेंज करके उनको दोबारा दिया। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, या कस्टमर केयर कहते हैं, क्लाइंट केयर कहते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनको चाहे मेरी पहली 20 फीचर्स खराब थी, लेकिन हमने जिस तरीके से अपने कस्टमर को पैम्पर किया, बिकॉज पर्सन विद डिसेबिलिटी का सिर्फ एक मसला है कि उनको केयर चाहिए। अगर आप उनसे 2 बोल प्यार से बोलेंगे, प्रोडक्ट खराब भी होगी, वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको फीडबैक देंगे। और हमारे कस्टमर्स, स्पेशली पाकिस्तानी मार्केट में काम करने का हमें ये फायदा हुआ कि कस्टमर्स ने बड़ा जनरस फीडबैक दिया हमें, जिसकी वजह से हमने इम्प्रूव किया। और यू शुड बी ओपन फॉर द फीडबैक। आपको दोनों कान खोल के उनके फीडबैक को सुनना है और समझना है कि आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बना सकते हो, बजाय इसके कि आप उनको आंसर करो और उनको आप कहो कि नहीं मेरी प्रोडक्ट ही ठीक है, बिकॉज दे आर द यूजर, दे आर गोइंग टू यूज इट। आपने नहीं यूज करनी, आपने कस्टमर्स के लिए बनानी प्रोडक्ट। अगर कस्टमर्स आपके हैप्पी नहीं है तो कैसे बेचते रहोगे आप अपनी प्रोडक्ट? और मेरी जो कंपनी है या मेरा जो स्टार्टअप है, उसका सबसे मजेदार बात यह है कि व्हीलचेयर कोई 10 साल में किसी पर्सन ने एक दफा लेनी है, लेकिन उसके पार्ट्स जो है वो लेते रहना है। तो आप अपने कस्टमर्स के साथ बना के रखते हो। मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं वो मेरे सारे रिपीटेड कस्टमर्स हैं। वो कभी उनके टायर्स चाहिए होते हैं, उनको कभी बैटरीज चाहिए होती हैं, कभी पार्ट्स चाहिए होते हैं। तो एक बहुत बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम हमारी पार्ट से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सलेंट। सर एक क्वेश्चन आपसे करूंगा जिस पे आप शायद कुछ सोच के जवाब दें। ये बताइए कि अगर ये पूरा जो आपका 3-4 साल का जर्नी है, अगर आपको दोबारा मौका मिले 2015 से स्टार्ट करने का, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप डिफरेंट करेंगे? अच्छा सवाल है। इसमें मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं इसको बहुत पहले शुरू कर दूंगा। मैं वो 7 महीने जब मैंने जॉब की थी और काम किया था, मैं वो भी ना करता, बिकॉज इसमें ये होता है कि आपको डेडिकेशन चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है। हो सकता है मैं अपना मास्टर्स भी ना करता, बिकॉज आई न्यू कि आई वॉज मेड फॉर दिस। ये काम जो मैं खुद कर रहा हूँ, इसके अंदर मेरा पैशन है। मैं अब भी जब काम करता हूँ तो मैं नहीं सकता। तो मैं वो 2 साल जब मैंने इंजीनियरिंग के एमएस के अंदर टाइम वेस्ट किया, या वेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, एक नॉलेज था मिला, दैट इज एनफ, बट आई शुड गो फॉर के मैं कोई ट्रेनिंग ले लेता, हैंड ऑन ट्रेनिंग के कैसे व्हीलचेयर्स बनाते हैं, या अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के अंदर वो 2 साल लगा देता, तो ज़्यादा बेहतर था। तो मैं इसको समअप करूँ तो वो ये कहूँगा कि मैं इसको अगर कुछ चेंज कर सकता तो वो ये था कि मैं इसको बहुत जल्दी शुरू कर देता। इसके अलावा जो जो आपके बीच में हर्डल्स आए, कोई हो सकता है छोटे मोटे डिसीजंस ऐसे हुए हैं जिनको आप चेंज करना चाहें, तो ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है आपको?
जबरदस्त, तो ये तो एक्सेलेंट, बहुत ही जबरदस्त यानी आपका जर्नी गुजरा है माशाल्लाह। अच्छा, इवेंचुअली लास्ट वी हैव 4 more minutes, मैं चाहूंगा कि आप एडवाइस करें जो बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, पीपल लाइक यू, क्या कहना चाहेंगे उनसे, क्योंकि आपने माशाल्लाह एक चीज डेवलप की है फ्रॉम स्क्रैच एंड यू बीन सक्सेसफुल इन सेलिंग इट। So if there are some people who have some inspirational engineering ideas, how should they pursue them? बेसिकली यहाँ पे फिर मैं अपने एक उस्ताद को कोट करूंगा। शाह साहब कहते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक डिलेमा ये है कि हमारे पास, लोगों के पास बबल मोटिवेशन होती है। यानी डॉक्टर साहब अगर ये काम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब एंटरप्रेन्योर्स को इंटरव्यू कर रहे हैं, उनका काम बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं कहूँगा मैं भी ये काम करता हूँ। आप किसी को काम करता देखते हो, आप उसके आउटपुट देखते हो, आपको बबल मोटिवेशन आती है और आप उस काम में लग जाते हो। लेकिन आपको नहीं पता कि वो काम वो किस सिचुएशन से गुजर के काम कर रहा है, उसके एक्सपीरियंस क्या थे, उसकी नॉलेज किस चीज़ की थी, उसकी एक्सपर्टीज किस चीज़ की थी। तो हम ना चाहते हुए, ना देखते हुए, ना समझते हुए हम उसके ट्रैक पे लग जाते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अब मैं अपने सब एंटरप्रेन्योर फेलोज को कहूँगा जो आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, उनको भी कहूँगा कि ये फील्ड जो है ना, इस फील्ड के अंदर आपको जिगरा रखना पड़ेगा, आपको बड़ा दिल करना पड़ेगा और परसिस्टेंस रखनी पड़ेगी। बहुत हार्डशिप्स आएंगी, बहुत फेलियर्स आएंगे, बहुत मुश्किलात आएंगी, लेकिन आपको परसिस्टेंस रहना है, परसिस्टेंट रहना है। आपको परसिस्टेंस के साथ सब करना पड़ेगा। स्टार्ट में कोई नहीं सपोर्ट करता, ना फैमिली सपोर्ट करेगी आपको, ना फ्रेंड सपोर्ट करेंगे। इवन तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, यार इस प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करोगे आप, इसको कैसे मार्केट करोगे, कैसे बेचोगे। लेकिन बाद में वही लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं, आपको कोच भी करते हैं, आपको एग्जाम्पल्स भी देते हैं। तो एक चीज़ है जो है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस अगर आपके अंदर है तो दुनिया का जो पहाड़ भी है ना, वो भी आपको कम कर लगेगा। अच्छा, आपकी बातों से अंदाजा मुझे हो रहा है कि शायद मार्केटिंग के ऊपर आपका बहुत ज्यादा बड़ा बजट नहीं है, क्योंकि आपकी ऑटोमेटिकली मार्केटिंग वैसी ही हो गई, आपकी प्रोडक्ट ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट थी। इज दैट ट्रू? जी एग्जैक्टली, मार्केटिंग के ऊपर मैंने आज तक एक पैनी भी नहीं लगाई। ना फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर, ना फिजिकल मार्केटिंग के ऊपर, ना कोई इवेंट्स वगैरह पे मैंने आज तक 1 रुपया नहीं लगाया। और आज तक मुझे किसी कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ा कि मैं आज आज का दिन थोड़ा डाउन जा रहा है, ये महीना डाउन है तो हम कस्टमर ढूंढते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं कहाँ से कस्टमर्स आ जाते हैं, पता नहीं किस तरह, बट ये है कि एक चीज़ है, वो ये है कि हमारी प्रोडक्ट ठीक है। जिन लोगों को हमने व्हील चेयर दी, बिकॉज जो व्हील चेयर यूजर्स होते हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं, हमें अपने सराउंडिंग में नजर नहीं आते। अगर मैं आपसे कहूँगा डॉक्टर पर्सन, वो आप कहेंगे मेरे आसपास तो कोई नहीं है, मेरे इंस्टीट्यूट में तो नहीं है। लेकिन ये लोग दे टेंड टू लिव इन सर्कल्स। ये जिन सर्कल्स में, जिन कम्युनिटीज में रहते हैं, वहाँ पे एक दो नहीं, वहाँ पे सैकड़ों होते हैं। और इनके अपने ग्रुप्स होते हैं, इनकी अपनी बैठक होती है, इनकी अपनी सिटिंग्स होती हैं। तो जब वहाँ पे एक बंदा बात करता है, दो बंदे बात करते हैं, वो एंडोर्स करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी मार्केटिंग होती है। एक हैप्पी क्लाइंट जो है ना, आपका 100 क्लाइंट्स और लेके आता है। तो वही किया हमने, अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई किया। उनकी कंप्लेंट्स आती हैं, उनकी कॉल को 24 घंटे, रात को 12 बजे, सुबह 5 बजे उनकी कंप्लेंट को, उनकी कॉल को सुनना है बस आपने। और ये आपकी मार्केटिंग है। अगर आपके क्लाइंट सेटिस्फाइड है तो आपको 100 क्लाइंट्स और ला के देते हैं। That's the key. लेकिन आई थिंक जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था उसमें जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है लम्स में बेस्ड, आई थिंक दे प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एक्चुअली हेल्पिंग यू टेक ऑफ। Absolutely, absolutely. They did play their role. उन्होंने जो पहला आर्टिकल लम्स में लिखा, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वहाँ से एक टीवी चैनल ने, मुझे याद है, आज टीवी ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। और फिर उससे एक टीवी से दो से चार इंटरनेशनल टेलीविजन, फिर उसके बाद राइटर्स ने, न्यूज़पेपर्स ने। और ये मतलब कह लें कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर वॉइस ऑफ अमेरिका, अल जजीरा, अल गद, इससे भी एक मार्केटिंग होती रही। तो आपको इस सब के दौरान कॉन्शियसली एक चीज़ रखनी पड़ती है। वो ये है कि आपका मैसेज किस तरह से कन्वे हो रहा है। स्टार्ट में कुछ दफ़ा ऐसा हुआ था जिसके अंदर मैं इसको थोड़ा लाइटली देता था। समवन टोल्ड मी कि दिस इज सीरियस इशू, यू हैव टू एड्रेस दैट, कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को अवेयरनेस कैसे देनी है। आपने हर टॉक के अंदर, आप अभी भी मुझे अगर मेरे ऑडियंस सुन रहे होंगे तो आप उनको नजर आ रहा होगा कि देयर इज सम काइंड ऑफ एम्पैथी इन माय थॉट। मैं जब भी बात करता हूँ, मैं अपने यूजर्स की बात करता हूँ, बिकॉज आई नो कि बहुत सेंसिटिव लोग हैं और इनको पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज माशरे में, हमारी सोसाइटी में इनको इग्नोर किया जाता है। इनको बहुत ज़्यादा जो है वो साइड पे लगाया जाता है। हमारे अक्सर लोगों के घरों में जो व्हील चेयर यूजर्स हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनको एक कमरे तक बंद किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको आप निकलने दें। वो हमसे, हमारे बराबर ही है, उनकी कैपेबिलिटीज हमारे बराबर है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ग्लासेस यूज़ करता हूँ और ग्लासेस मुझे नहीं मिल रही, तो मैं डिसेबल्ड हो गया, मैं नहीं देख सकता। इसी तरह अगर मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना है और फर्स्ट फ्लोर तक सीढ़ियाँ नहीं जा रही, तो मैं डिसेबल्ड हो गया ना। तो
इनकी डिसेबिलिटी भी यही है कि इनको अगर 2 स्टेप आगे पे इनकी डिसेबिलिटी है, व्हील चेयर नहीं जा सकती, लेकिन अगर 2 स्टेप्स की जगह रैंप बन गया, स्लाइड फ्लो बन गई, तो डिसेबिलिटी खत्म हो गई। तो हमने अपने एनवायरनमेंट को इस तरीके से बनाना है कि इनकी डिसेबिलिटी को हम खत्म कर दें। रिजर्व पार्किंग तो वेकेंट रखें इनके लिए, रैम्प्स के आगे पार्किंग ना करें, ऑब्स्ट्रक्शन ना करें, या सिंपल। अच्छा, आपके कोई कंपेटिटर्स नहीं है इस वक्त मार्केट में, या आप फ्यूचर में देख रहे हैं कि मे बी देयर इज दिस बिग कंपनी जो कि मेरी जैसी प्रोडक्ट्स बना रही है? जी बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कंपटीशन आए इस फील्ड में, बिकॉज 11 लाख लोग हैं, 12 लाख लोग हैं, इनको कौन केटर करेगा? मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कंपटीशन आए, जो पार्ट कुछ वो बनाए, कुछ मैं बनाऊँ, इससे कॉस्ट डाउन हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो एक दो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को खुद इनकरेज करके इस फील्ड में लाने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह जब स्टार्ट किया था देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल कंपनी। अब पाकिस्तान में 3 कंपनीज हैं जो कि इसी तरह स्टूडेंट्स ने स्टार्ट की और दे आर वर्किंग फॉर व्हीलचेयर। इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है, लाहौर में भी है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं चाहता हूँ कंपटीशन आए। और ये कंपटीशन है जो आपको चलता रखता है, अदरवाइज अकेले होंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। आपको मोटिवेट करता रहेगा आपका कंपटीशन। जबरदस्त। तो अभी आपकी जो कंपनी है वो फैक्ट्री तकरीबन हाउ बिग, हाउ लार्ज इज द फैक्ट्री? एक्चुअली इट्स नॉट वेरी लार्ज बिकॉज हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कुछ बड़ी फैसिलिटी नहीं चाहिए। तो इट्स अराउंड 1 कनाल की बिल्डिंग है, और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग और रिसर्च होती है। इसके अलावा एक और यूनिट है जहाँ जो 10 मरले के करीब है, वहाँ पे वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग और पेंट जॉब होती है। और कुछ चीज़ें हमने आउटसोर्स की हैं, जिस तरह अपने व्हीकल्स की जो स्टिचिंग है उसकी स्टिचिंग आउटसोर्स है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं जो मोल्डिंग के ऊपर होती हैं, जो ये मोल्ड मशीन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम इन चीज़ों को आउटसोर्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल रिम्स हैं, कुछ चीज़ों की बॉक्सेस हैं, तो वो हम आउटसोर्स करते हैं। तो यानी कि आप 2 डिफरेंट यूनिट्स के ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं। आपकी तकरीबन प्रोडक्शन कैपेसिटी इस वक्त क्या है? अगर आपको, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हील चेयर यू कैन प्रोड्यूस पर मंथ? वी प्रोड्यूस अराउंड 35 व्हीलचेयर्स अ मंथ, और लास्ट मंथ जो है हमारा जो था वो टारगेट, वो जो प्रोडक्शन थी वो 50 तक गई है। तो वी कैन से कि हम इजीली 40 व्हीलचेयर्स, 35 व्हीलचेयर्स अ मंथ बना सकते हैं, लाइक 1 व्हीलचेयर अ डे। एंड 365 व्हीलचेयर्स अ ईयर, तकरीबन 300 प्लस व्हीलचेयर्स हम अभी बना सकते हैं कैपेसिटी के साथ। Excellent. Faiz, it was a very insightful and very enjoyable talk. Thank you very much for your time. I hope कि ना सिर्फ व्हील चेयर और ना सिर्फ जो अकेन आप बना रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर और बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट लाएं जो कि नंबर 1 इम्पोर्ट्स को एक तो सब्स्टिट्यूट करें, बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज आया होता है, और दूसरा ये कि एक्सपोर्ट की मार्केट को भी एक्सपैंड करें, आप दूसरी कंट्रीज के अंदर जाएं इंशाल्लाह। तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। इट वाज अ वेरी यूजफुल टॉक। आई होप कि टॉक जो एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल होगी। एंड आई आल्सो होप कि हम दोबारा भी इंशाल्लाह बात करेंगे, आपकी कंपनी एक्सपैंड करेंगे तो हम स्मॉल जरूर बिजनेस जरूर, के हवाले से आपसे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कुछ टिप्स चाहेंगे। बहुत शुक्रिया फाइज, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।